लड़की बेतकान चली जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे खुद को घसीट रहा था। यह सफर इख्तिताम हुआ। एक जगह सुरंग खत्म हो गई और वहां से चंद जीने ऊपर बने हुए सुराख तक जाते थे। हम जीने तय करके सुराख से बाहर आ गए। मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। वो खंडर था जो किसी जमाने में मंदिर रहा होगा। हम उस मंदिर का चबूतरा उबूर करके बाहर आ गए। ताजा हवा में पहुंचकर मैंने गहरी गहरी सांसें ली। दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। वहां दूर दूर तक ऊंचे नीचे टीले फैले हुए थे। तब लड़की एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। फिर पहली बार वो बगौर मेरा जायजा लेते हुए बोली, तुम्हारा लहजा और रंग बताता है कि तुम तमिल नहीं हो, मगर मर्द हो। तुमने मर्दों ही की मानिंद अपनी जान पर खेलकर एक बेबस लड़की की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं वापस अपने पति के गांव में नहीं जा सकती और मेरे माता पिता का घर जहां से बहुत दूर है। क्या तुम इतनी कृपा और कर दोगे कि मुझे मेरे माता पिता के घर पहुंचा दो? अब सिवाय हामी भरने के और कोई चारा नहीं था। वैसे भी मैंने अल्लाह की मदद से जिस लड़की की जान बचाई थी उसे इन वीरानों में बेजारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। मेरा नाम सिद्धारनी है। वो मुझे अपनी तरफ देखते पाकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है और तुम शुमाल के किस इलाके के रहने वाले हो? मैंने कहा, मेरा नाम रघुनंदन है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। उधर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि तुम्हारी चीखों ने मुतवज्जे कर लिया। उसने उठकर मेरे हाथ चूम लिए और निहायत अकीदत से बोली, रघु तुम मेरे लिए देवता सम्मान हो। मैं तमिल हूँ। मेरे माता पिता भी यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो कहते हैं धनुषकोडी में सख्त काल पड़ा था। बहुत से लोग सूखे से मर गए। मेरे माता पिता यहाँ से नकल मकानी करके सौराष्ट्र में दरिया के किनारे आबाद हो गए और माहीगीरी करने लगे। 2 महीने कबल मेरे पिता ने मेरी शादी जहाँ एक बूढ़े मछेरे से कर दी। कल मेरा बुढ़ा पति मर गया तो गांव वालों ने मेरे पिता को इत्तला दिए बगैर मुझे सती करने की तैयारियां शुरू कर दी। अगर तुम न पहुंच गए होते तो इस वक्त तक मैं जलकर राख हो चुकी होती। मैं अकेला तो अब तक हर किस्म की सौबतें बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब इस लड़की की वजह से सोच में पड़ गया था कि इतना तवील सफर कैसे तय कर सकेगी। मुझे मुतज़ब्ज़ब देखकर बोली, जहाँ से 30 कोस के फासले पर एक छोटा सा स्टेशन है, वहां से हमें रेलगाड़ी मिल जाएगी। हम उसमें बैठकर तमिलनाडु से निकल जाएंगे। तुम्हें मालूम है ना कि सौराष्ट्र कहाँ है? सौराष्ट्र फ्रांस से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसने जो रेलगाड़ी वाली बात कही थी वो मेरे लिए नाकाबिल कबूल थी। रेल का सफर मेरी गिरफ्तारी का बायस बन सकता था। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा, सीधा मैं हरियाणा में एक बैंक में मुलाजिम हूँ। वहाँ मेरे एक दुश्मन ने मुझ पर गबन का झूठा मुकदमा बना दिया है। मैं वहाँ से भागकर तमिलनाडु में आकर बस गया था। वहीं मैंने तमिल जबान सीखी। वहाँ से जी भरा तो धनुषकोडी आ गया कि जहाँ कोई काम मिल जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो पुलिस मुझे गबन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जंगल जंगल तो सौराष्ट्र तक सफर कर सकता हूँ, लेकिन रेलगाड़ी में सफर नहीं करूंगा। वो मुस्कुराकर बोली, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे चिता की आग से बचाया है। तुम मेरे रखवाले हो और तुम ही मुझे मेरे माता पिता तक पहुंचाओगे। मैं तुम्हारे साथ जंगलों और पहाड़ों में पैदल सफर करूंगी। मैंने कहा, बेवा लड़की तो किसी गैर मर्द के करीब भी नहीं भटकती। तुम इतने दिनों तक मेरे साथ कैसे सफर करोगी? वो तेजी से बोली, मैं इन बातों को नहीं मानती। अच्छा हुआ वो बुढ़ा मर गया, अब मैं आजाद हूँ। ऐसी मुंहफट और बागी लड़की मैं पहली बार देख रहा था। अगर ये बात कोई मॉडर्न और आजाद ख्याल लड़की कहती तो मुझे हैरत ना होती, लेकिन वो तो एक मजहबी किस्म की गैर महजब और अनपढ़ लड़की थी। और फिर भला एक मछेरे की हैसियत ही क्या होती है? सूरज तेजी से मगरिब की जानिब झुकता जा रहा था। हम उठ खड़े हुए और ऊंचे नीचे टीले पार करके एक छिद्रे से जंगल में दाखिल हो गए। सिद्धारनी का बचपन उसी इलाके में गुजरा था और वो इस इलाके से काफी हद तक वाकिफ थी, लिहाजा उस वक्त भी वो मेरी रहनुमाई कर रही थी। हम जंगल में एक छोटी सी बल खाती पगडंडी पर चले जा रहे थे। एक तरफ दरख्तों के दरमियान कुछ झोंपड़ियां नजर आईं तो सिद्धा रुक गई। बोली, रघु तुम जहाँ ठहरो, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। नंगे पांव चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं, अपने लिए जूती भी ले आऊंगी। मैं वहीं रुक गया और सिद्धा पगडंडी से उतरकर गांव की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके पैरों में रबड़ के पुराने बूट थे। उसके एक हाथ में पानी से भरी हुई मिट्टी की एक मटकी थी और दूसरे हाथ में केले के पत्तों का एक बंडल था जिसमें मछली का चूरा मिले मोटे उगले हुए चावल थे। उसने केले के पत्ते खोल कर फैला दिए और हम चावल खाने लगे। खाने के दौरान उसने कहा, मैंने गांव जाकर बताया था कि मेरा पति गांव के बाहर बैठा है, वो बीमार है। हम अगले गांव जा रहे थे, सख्त भूख लगी। ये गांव देखा तो रुक गए। मैं सिद्धा की इस बेबाकी पर दंग रह गया। उसने बेवा होकर कितने इत्मीनान से एक गैर मर्द को अपना शौहर कह दिया था। बहरहाल हमने खूब सेर होकर चावल खाए, पानी पिया और आगे चल पड़े। अब अंधेरा फैलने लगा और मैं सोच रहा था कि इतना लंबा और दुश्वार गुजार सफर कैसे तय होगा। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे उसके आसपास घनी झाड़ियों, नारियल और ताड़ के दरख्तों की भरमार थी। काफी दूर जाने के बाद एक झोंपड़ा नजर आया तो सीधा उसकी तरफ इशारा करके बोली, रघु हम रात यहीं गुजारेंगे, सुबह आगे को रवाना होंगे। मैंने सवाल किया, हम किस तरफ जा रहे
थीं। वो बोली अगर हम इसी तरह चलते रहे तो 3-4 दिनों बाद तमिलनाडु से निकलकर केरला में दाखिल हो जाएंगे। मैंने कोई जवाब न दिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो उदासी से बोली, रघु मुझे लगता है कि हम इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकेंगे। केरला और आंध्र प्रदेश के जंगल खूंखार दरिंदों और जहरीले हशरातुल अर्ज से भरे हुए हैं, इनसे हमारा बच निकलना मुहाल है। वो ठीक कह रही थी। मुझे खुद इन जंगलों को अबूर करना नामुमकिन नजर आ रहा था। मेरा इरादा था कि आंध्र प्रदेश तक किसी मीटर गेज रेलवे लाइन से कोई ट्रेन पकड़कर सफर किया जाए, क्योंकि ये कदरे महफूज था। मैंने ये बात सिद्धा को बताई तो वो खुश होकर बोली, इसका मतलब है कि हम 2-4 रोज ही इन जंगलों में सफर करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, केरला में अगर कोई छोटी लाइन वाली गाड़ी मिल गई तो हम अपना बाकी सफर उसके जरिए तय करेंगे। हम इस टूटे फूटे झोंपड़े के करीब पहुंच गए। उसकी छत की खपरेल दोनों जगहों से उड़ चुकी थी। झोंपड़े के कच्चे फर्श पर एक जगह खुश्क घास का छोटा सा ढेर लगा हुआ था और एक कोने में मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। सिद्धा झोंपड़े के दरवाजे के सामने ही साड़ी समेट कर बैठ गई। मैंने कहा मैं जंगल से कुछ नारियल उठा लाता हूँ ताकि रात को भूख प्यास का इलाज हो सके। मैं सिद्धा को झोंपड़ी के दरवाजे पर छोड़कर नारियल के दरख्तों की तरफ चला गया। काफी आगे जाकर नारियल के एक दरख्त के नीचे मुझे कुछ नारियल गिरे हुए मिले। मैंने 4 नारियल उठाए और वापस झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे रह गई। क्या देखता हूँ कि एक काला नाग सिद्धा के सामने फन उठाए खड़ा झूम रहा है और सिद्धा उसके सामने आलती पालती मारे बैठी अपनी आंखों से उसे घूर रही है। मैंने नाग को हलाक करने की गरज से नारियल सर से बुलंद किया ही था कि सिद्धा की धीमी और सपाट आवाज सुनाई दी, रघु ये देवता है, इसे कुछ न कहना। मेरा हाथ उठा का उठा रह गया। वो मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो लोग सांपों की पूजा करते हैं। फिर सिद्धा तमिल जबान में कुछ अश्लोक पढ़ने लगी। नाग पर अश्लोकों का असर हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता सिद्धा की तरफ बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचकर नाग ने अपना फन समेट लिया और उसके बाजू पर आ गया। सिद्धा ने उसे पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाग उसकी गोद में कुंडली मारकर बैठ गया। सिद्धा ने अश्लोकों का विरद खत्म करके नाग के सर पर हाथ फेरा और वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। वो उसकी हथेली पर अपना सर रगड़ने लगा। सिद्धा ने मेरी तरफ देखा और बोली, रघु करीब आ जाओ, ये नाग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे दूध पिलाती रही हूँ। मैं डरते डरते करीब गया तो सांप ने गर्दन घुमाकर मेरी जानिब देखा। सिद्धा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए तमिल जबान में कहा, ये मेरे पति देव हैं, अब इनकी रक्षा भी तेरा फर्ज है। ये कहकर उसने सांप को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह मेरी धोती के पल्लू से मस करके उसे दोबारा गोद में उठा लिया। रघु इसने तुम्हारे जिस्म की बू सूंघ ली है। अब तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओगे ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर देगा। मैं दुनिया हैरत में गुम था। उस वक्त तो सिद्धा भी मुझे कोई नागन ही मालूम हो रही थी। मैं सर पकड़ कर बैठ गया, लेकिन दिल में फैसला कर लिया कि जिस कदर जल्द हो सका सिद्धा को उसकी माँ बाप के पास पहुंचाकर उससे और उसके नाग बेटे से निजात हासिल कर लूंगा। मेरे कहने पर सिद्धा ने अपने नाग बेटे को झोंपड़े में पड़े हुए टूटे घड़े में बिठा दिया। मैंने सिद्धा से कहा कि रात अंधेरे में कैसे काटेंगे, माचिस भी नहीं है कि आग ही रोशन कर लेते, क्या खबर रात को कोई बंदा इधर निकल आए। सिद्धा फख्र से बोली, मेरा बेटा मेरी हिफाजत करेगा, इसकी बू ऐसी है कि कोई जानवर इधर का रुख नहीं करेगा। फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं झोंपड़े के बाहर आग जलवाए देती हूँ, तुम झाड़ झनकार जमा करो। मैंने झोंपड़े के आगे खुश्क पत्ते, घास और टहनियां जमा कर दी। सिद्धा ने अपने होंठों से सांप की फुनकार से मिलते जुलती आवाज निकाली। मैंने देखा कि सांप टूटे हुए घड़े से निकलकर सिद्धा की गोद में आ बैठा। सिद्धा उसे अपनी कलाई पर लपेटकर खुश्क पत्तों के ढेर के पास ले गई। उसने सांप का मुंह पत्तों के ढेर की तरफ कर दिया। उसके सर पर उंगली फेरी। सांप ने एक जोर की फुनकार मारी। उसकी फुनकार में शरारे से उड़ते थे। एकदम सूखे पत्तों और घास में आग लग गई। सिद्धा सांप को लेकर पीछे हट गई। बोली, रघु मेरा बेटा कितना काम का है। वो सांप को दोबारा घड़े में रखाई। अलाव रोशन हो गया और आसपास हल्की हल्की रोशनी फैल गई। हमने 2 नारियल तोड़कर खाए और उनका पानी पिया। थोड़ी देर बाद सिद्धा उठकर झोंपड़ी में चली गई और सांप के घड़े के करीब ही घास पर लेट गई। मैं कुछ देर अलाव के पास बैठा रहा। फिर मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी झोंपड़ी में जाकर दरवाजे के करीब ही एक तरफ लेट गया। सुबह ही सुबह किसी की आवाज से मेरी आंख खुल गई। सर उठाकर देखा तो दरवाजे में 2 आदमी खड़े नजर आए। उन दोनों के हाथों में खंजर थे। सिद्धा भी जाग उठी और बैठी उन्हें घूर रही थी। मैं इन डाकुओं से गुत्थम गुत्था होने के लिए उठने ही लगा था कि सिद्धा ने आहिस्ता से कहा, रघु बैठे रहो, मेरा बेटा इन्हें संभाल लेगा। उनमें से एक डाकू गुर्राया, ये लड़की हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसी वक्त मैंने सिद्धा के नाग बेटे को देखा जो उन दोनों बदमाशों के अकब में फन फैलाए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सिद्धा की निगाहें भी उसी जानिब थीं। उसने भी अपने बेटे को देख लिया था। शाफाम तमिल डाकुओं ने शाम को नहीं देखा था। वो देख भी नहीं सकते थे, वो तो खंजर हाथों में लिए
झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े सिधा को देख रहे थे। सिधा को बचाना मेरा फर्ज था। मुझे नक्श का ख्याल आया जो अभी तक मेरे गले में तावीज की शक्ल में पड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं नक्श की कुव्वत को हरकत में लाता, सिधा के मुंह से एक फुनकार से निकली। तमिल बदमाश पीछे हटे। फिर एक बदमाश ने सिधा की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि सिधा के सांप बेटे ने गजबनाक फुनकार के साथ उसकी पिंडली पर डस लिया। दूसरे बदमाश ने सांप पर खंजर फेंक मारा। खंजर जमीन में गड़ गया। सांप फुनकारता हुआ उसकी तरफ लपका। तमिल बदमाश झोंपड़ी से निकलकर दरख्तों की तरफ भागा, लेकिन जंगल में सांप किसी इंसान का पीछा कर ले तो उसका बचना मुमकिन नहीं। चंद कदम के फासले पर ही सांप ने उसे चा लिया। वो उछलकर उसकी गर्दन से लिपटा और उसके हलक पर डस लिया। तमिल बदमाश ने दहशत के आलम में सांप को अपनी गर्दन से नोच कर फेंकना चाहा, लेकिन इस अरसे में सांप का जहर अपना काम कर चुका था। मैं और सिधा झोंपड़ी से निकलकर बाहर आ गए। पहले बदमाश की लाश झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़ी थी। सिधा उसे टांगों से पकड़कर घसीटती हुई दूर ले गई। फिर वापस आकर बोली, रघु, इसका जिस्म अभी पानी बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उन दोनों बदमाशों की लाशों का रंग सब्ज होकर स्याह पड़ गया। फिर उनके जिस्मों पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। आबले फटे तो उनके मुर्दा जिस्म पिघल पिघल कर पानी की तरह घास में जज्ब हो गए। ये इबरतनाक और डरावना मंजर था। सांप सिधा की गर्दन से लिपटा हुआ था और सिधा प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसकी सुर्खी माइल जर्द नशीली आंखों में अजीब किस्म की बहीमाना चमक थी। वो मुझे उस वक्त एक ऐसी नागन दिखाई दे रही थी जिसने औरत का रूप धार लिया हो। मैं झोंपड़ी के सामने एक तरफ होकर बैठ गया, लेकिन सिधा उस वक्त तक लाशों के पास खड़ी रही जब तक दोनों लाशें पानी बनकर बह नहीं गईं। सांप का जहर इस कदर मोहलक और तबाहकुन था कि लाशों की हड्डियां तक गलकर पानी बन गई थीं। वो झोंपड़ी के आगे मुझसे 3-4 कदम के फासले पर बैठ गई। रघु, देखा मेरा बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर तुमने मुझ पर बुरी निगाह डाली तो ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर सिधा ने एक तहका लगाया और फिर खुद ही अजीब अंदाज में आंखें मटका कर बोली, लेकिन रघु, तुम तो मेरे लिए पति सम्मान हो। तुम भला क्यों मुझे नुकसान पहुंचाने लगे? मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ये औरत अब सचमुच मुझे कोई नागन मालूम होने लगी थी। उसने एक अदा से कहा, भूख लगी है रघु, कुछ जंगली फल और नारियल तोड़ लाओ। मैं उठा और जंगल से कुछ फल और 5-6 नारियल उठा लाया। हमने नारियल तोड़कर खाया और उनका पानी पिया। मैं अब उस नागन नुमा औरत से जल्द अज जल्द निजात हासिल करना चाहता था। मैंने कहा कि अब हमें इस जंगल से चल देना चाहिए, हमारा सफर बड़ा तवील है। सिधा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। रघु, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम जब कहोगे मैं चल पड़ूंगी। वो अपनी सुर्खी माइल शरबती बल्कि केसरी रंग की आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके सफेद दांत जामनी रंग के होंठों से तरखे हुए नारियल की तरह नजर आ रहे थे। मुझे अपने जहन पर उसकी तिलिस्माती आंखों का असर महसूस होने लगा। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। चंद लम्हों बाद मैंने पूछा, क्या ये सांप भी हमारे साथ जाएगा? वो जल्दी से बोली, क्यों नहीं, अब ये मुझसे अलग नहीं रह सकता, ये हमारे साथ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अब हमें रवाना हो जाना चाहिए, लेकिन तुम इस सांप को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लो तो बेहतर है। वो बोली, तुम इसकी फिक्र न करो, ये मेरी साड़ी में लिपटा रहेगा, इसे कोई नहीं देख सकेगा। मैंने क्या कह सकता था? मैंने एक फर्ज अपने ऊपर आयद कर लिया था, अब उसे निभा रहा था। थोड़ी देर बाद हम आगे चल पड़े। सिधा ने सांप को अपनी साड़ी के अंदर छुपा लिया था। हमने बदमाशों के खंजर भी अपने पास रखिए थे। हम एक तंग सी पगडंडी पर आगे पीछे चल रहे थे। हमारे सरों पर नारियल, ताड़ और इमली के दरख्तों का साया था। सिधा अपने इलाके और कबीले के बारे में मुझे बताती जा रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि इन वसी और अरीज और सैकड़ों मील तक फैले हुए पहाड़ी जंगलों को हम पैदल कैसे अबूर कर सकेंगे। मेरा प्रोग्राम तो यही था कि जंगल में अंदर ही अंदर सफर करता सौराष्ट्र के सूबे में दाखिल हो जाऊं। अगरचे मैंने अपना हुलिया काफी तब्दील कर लिया था, सर और दाढ़ी मुंडवा ली थी, सिर्फ मूछें रहने दी थी, जो जंगल में सफर करते करते अब काफी बढ़ गई थी। फिर भी मुझे खदशा था कि अगर मैंने किसी ऐसे शहर या देहात का रुख कर लिया जहां से रेलवे लाइन गुजरती है तो हो सकता है मैं पहचान लिया जाऊं और पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊं। लेकिन जब से सिधा के हाथ ये खतरनाक सांप आया था, मुझे उससे भी खौफ आने लगा था। न जाने कब ये नागन मुझसे लिपट जाए। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं इसे लेकर किसी रेलवे स्टेशन का रुख करूंगा ताकि केरला और कर्नाटक से जल्दी ही सौराष्ट्र पहुंच जाऊं और इस नागनुमा औरत को इसके माँ बाप के हवाले करके अपने फर्ज से सुबदोश हो जाऊं। हम केरला प्रांत की शुमाली मगरबी सरहद के करीब पहुंच चुके थे। मैं केरला सूबे से ज्यादा वाकिफ नहीं था। मैं चाहता था कि हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो हमें किसी करीबी रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दे। मैंने सिधा से इसका जिक्र किया तो वो बोली, तुम तो कहते थे कि रेलगाड़ी के सफर में तुम्हें अपने पकड़े जाने का खौफ है। मैंने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अब खौफ नहीं है। और फिर हम कहां तक इन पहाड़ी जंगलों में पैदल चलेंगे। सुधा ने एक ऊंचे टीले की तरफ देखा और हाथ से इशारा करके बोली, इस टीले के पीछे जरूर कोई गांव है। ये पगडंडी इस टीले के पीछे
पीछे जा रही है। वहां जाकर पता चल सकेगा कि रेलवे लाइन कितनी दूर है। हम टीले पर पहुंच गए। वहां ताड़ के छिद्रे झुंड थे। सिद्धा का अंदाजा गलत नहीं था। टीले की दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव था। गांव के करीब से एक पहाड़ी नदी गुजर रही थी। हम टीले से उतरने लगे। एक जगह सिद्धा अचानक रुक गई। उसने झाड़ियों के पास एक तरफ इशारा किया। रघु देखो, उधर देखो। झाड़ियों के करीब ही सांपों की 2 पत्थर की मूर्तियां नजर आईं। ये सांप पत्थर को तराश कर बनाए गए थे, जो फन उठाए छोटे छोटे चबूतरों पर बैठे हुए थे। वो बोली, रघु, इस गांव के लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। हमें यहाँ से बहुत रक्षा मिलेगी। सौराष्ट्र तक हमारा रेल का भाड़ा निकल आएगा। गांव के बाहर नदी पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। सिद्धा ने इस दौरान में अपने जिस्म के गिर्द लिपटा हुआ सांप निकाल कर हाथ में ले लिया।